students, we was doing the alkaline earth metals, okay. और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी लास्ट टाइम। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स करेंगे। जो भी मतलब रह गया ना इस चैप्टर में अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का, वो करेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर। जैसे आपको पता ही है, जैसे अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 वाले हैं वो रिएक्टिव होते हैं, अल्कालाइन भी रिएक्टिव होते हैं बट थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो रिएक्टिव, तो ये भी एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर ही जाएंगे, ठीक। पर इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस, क्योंकि ये अपने ऊपर अपनी ऑक्साइड फिल्म, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मान लो अगर आपका ये बेरिलियम का पीस है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाए, तो होगा क्या, आपका जो अंदर वाला बेरिलियम है वो बच जाएगा। और बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं, ये आप कह सकते हो ये आगे हार्ड होते हैं और फर्दर रिएक्ट नहीं करते, इसलिए आपका जो अंदर वाला बेरिलियम है और मैग्नीशियम है वो बच जाता है। हाउएवर पाउडर बेरिलियम, अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में हो बेरिलियम, बर्न्स brilliantly on ignition in air to give beryllium oxide and beryllium nitride. Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give magnesium oxide and magnesium nitride. ये तो हम पढ़ते भी होते हैं ना, 10th में करी थी, फर्स्ट एक्टिविटी यही है 10th में केमिकल रिएक्शन चैप्टर में, कि बेरिलियम रिबन को बर्न करने पे आपके पास वो बड़े अच्छे से बर्न होता है और वो पाउडर्ड बन जाता है, पाउडर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अल्कालाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो इसकी वजह से ये जो नीचे वाले हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, they are readily attacked by air to form oxide and nitride. They are also react with water with increasing vigor even in the cold to form hydroxide. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाओगे, जैसे स्ट्रोंशियम जो है ये बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेगा विद वाटर एज कंपैरिजन टू द अबव एलिमेंट्स। वो वही रीजन है कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, सॉरी देयर हाइड्रोक्साइड, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस के टुवर्ड रिएक्टिविटी, मेटल्स जो है वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके एट हाई टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, दे आर गोइंग टू फॉर्म देयर हैलाइड्स, डायहैलाइड्स बोल सकते हो आप, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 होती है ना। जैसे अगर बेरियम की बात करें, बेरियम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा, बेरियम डाइक्लोराइड बनाएगा। व्हाई? बिकॉज बेरियम +2 फॉर्म में आएगा ना, इसलिए इनके जो हैलाइड का फॉर्मूला ऐसा होता है, ओके। बट जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ठीक, उनके हैलाइड बनाने के लिए हो सकता है ये डायरेक्ट मेथड काम में ना आए, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। तो उनके लिए क्या बेस्ट मेथड है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड इज द बेस्ट रूट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बेरिलियम डाइफ्लोराइड को इस मेथड से बनाने के बजाय इस मेथड से बनाया जाता है, जिसमें अमोनियम बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड की डिकम्पोजिशन करवाई जाती है और ये बनाया जाता है। और बेरिलियम डाइक्लोराइड इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड। बेरिलियम डाइक्लोराइड बनाने के लिए आप कैसे क्या कर सकते हो, बेरिलियम ऑक्साइड लेके उसकी कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2 क्लोरीन के एटम के, क्लोरीन के आयंस के साथ, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी द बाय प्रोडक्ट। उसके बाद आपके पास तरीका अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्शन, मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है, और ये हाइड्राइड भी आयनिक नेचर के ही होते हैं, मतलब इनमें मेटल +2 फॉर्म में और हाइड्रोजन -1 स्टेट में होता है।
बट एक M+2 आयन के साथ 2 हाइड्राइड आयन जुड़े होते हैं। ओके, बट इसमें भी क्या एक्सेप्शन है, जैसे बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम है तो बेरिलियम ऐसे डायरेक्ट कंबाइन नहीं करता टू गिव हाइड्राइड। बेरिलियम का अगर हाइड्राइड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेरिलियम डाइक्लोराइड लेके उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो H नेगेटिव आयन रिलीज करता है। तो ये 2 H नेगेटिव आयन निकाल के एक बेरिलियम को देगा एंड यू विल गेट बेरिलियम डाइहाइड्राइड। लिथियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड विल बी दी बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जो बेरिलियम है उसके लिए स्पेशल मेथड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बेरिलियम इज वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, फॉर बेरिलियम कंपाउंड्स special methods are implemented because of its low reactivity. ओके, अदरवाइज तो सिंपल मेथड, जैसे मैं अगर मान लो आपने कैल्शियम का हाइड्राइड बनाना है तो कैल्शियम और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट कैल्शियम हाइड्राइड, सिंपल। जैसे कैल्शियम का क्लोराइड बनाना है, कैल्शियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड, सिंपल। बट बेरिलियम के लिए स्पेशल मेथड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बेरिलियम को ऐसे डायरेक्ट से बनाया नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड्स। सेम बात कि मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो उसमें जो आपके पास मेटल होगा वो +2 स्टेट में होगा क्योंकि अल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो हैं दे फॉर्म देयर +2 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर तो ऑब्वियस होगा ही क्योंकि जो अल्कालाइन अर्थ मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। metal will like to lose 2 electron and form +2 ion. Okay, they are strong reducing agents. This is indicated by the large negative values of their reduction potential. अगर टेबल में उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे तो वो लार्ज नेगेटिव वैल्यूज हैं। अभी देखें टेबल में, जैसे ये रहा आपके पास एनसीईआरटी में से टेबल है, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अगर वो जैसे मेटल +2 स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर वो रिड्यूस हो तब कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, नेगेटिव। मतलब ये रिएक्शन होता नहीं है, ये करवाना पड़ता है। और अगर मैं उसके उल्टे रिएक्शन की बात करूं, मतलब मेटल से मेटल +2 बनना और 2 इलेक्ट्रॉन निकलना, इसके लिए ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव में होगा इतना ही। और पॉजिटिव में जितना ज्यादा पॉजिटिव आए पोटेंशियल, इट मींस वो रिएक्शन उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये रिड्यूस होना पसंद नहीं करते, अपने मेटल आयन से मेटल फॉर्म में आना पसंद नहीं करते, बल्कि उल्टा मेटल से मेटल आयन की फॉर्म में जाना पसंद करते हैं। ओके, और आप देख पा रहे होगे जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जैसे जैसे आप बेरिलियम से मैग्नीशियम की रेडियम की तरफ जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने साइन ऑपोजिट कर दिया, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, मतलब उनकी रिएक्टिविटी और उनका रिड्यूसिंग एबिलिटी, दूसरे को रिड्यूस करवाने की एबिलिटी वो बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, their reducing power is less than those of their corresponding alkali metals. उनकी reducing power alkali metals से तो कम होती है। ठीक है, क्योंकि alkali metal तो बड़ी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं ना, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी दूसरे को देंगे, और जिसको देंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर्ड टू द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम की अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में सबसे कम नेगेटिव वैल्यू है। ठीक, क्लियर? क्यों? वही, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी नहीं छोड़ता, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइटली बाउंड है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप आने पे, जैसे जैसे आप बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम में आओगे, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने इजी हो रहे हैं, और वैसे वैसे इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बट हालांकि ये लेस, इसका सबसे कम रिड्यूसिंग एबिलिटी है, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम है, रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, पर फिर भी ये रिड्यूसिंग है, यही बहुत बड़ी बात है, इतना छोटा साइज होने के बावजूद। ठीक, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर क्यों है उसकी बात करें
Its reducing nature is due to the large hydration energy associated with the small size of beryllium plus 2 ion. ये जो बेरिलियम प्लस 2 आयन ये बनाता है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस वजह से ये इतना छोटा होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, अपनी हाई रिड्यूसिंग पावर रखता है। हालांकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे कम है, पर फिर भी छोटा होने के बावजूद इसका रिड्यूसिंग पावर शो करना भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको कोई पूछ ले कि बेरिलियम इतना छोटा साइज का होने के बावजूद भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों शो करता है, तो आप बोलो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इज नॉट इजी टास्क, बट फिर भी ये इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बेरिलियम प्लस 2 आयन बनूंगा तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी। जब मैं मेरे ये जो प्लस 2 आयन वाले ये जो बनेंगे, ये जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो ई नॉट वैल्यूज हैं वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पे डिपेंड नहीं करती, उसके साथ दो और फैक्टर हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है कि ई नॉट वैल्यू ओवरऑल क्या आनी है। दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर हाई है तो वो आपकी ई नॉट वैल्यू को फेवर करेगी। यहाँ पे ई नॉट वैल्यू क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल, ओके। और अगर खुद को ऑक्सीडाइज करना है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। इसलिए ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं, ओके। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। इनका लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन, ठीक। वैसे जैसे अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, जब अल्कली मेटल्स को आप अमोनिया में डिसॉल्व करते थे तो एक तो वो अमोनिएटेड कैटायन बना लेते हैं अपना और इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अमोनिएटेड फॉर्म में पड़े होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड फॉर्म में पड़े होते हैं तो उनकी वजह से ब्लू कलर आता है, ठीक। तो सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी होता है। The alkaline earth metal dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solution forming ammoniated ions, ठीक है। These ammoniated electron are reason for the deep blue black color, इसकी वजह से रीजन है, ठीक है। एक मिनट रुको, ये जो है ये ब्लू ब्लैक कलर क्यों हुआ इसका, उसका रीजन ये है, गॉट इट, ओके। तो ये आपके पास कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपके किसकी, आपके अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की। सो नेक्स्ट है आपके पास यूजेस ऑफ अल्कालाइन, सॉरी अल्कली निकल रहा है बार बार मुंह से, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो यूजेस में ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आप लोग पढ़ लेना, सिंपल से यूज लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें आपको कोई वैसे कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसका सबसे बड़ा जो यूज है वो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में है, जो मेजर यूज है, क्योंकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो अलॉय होता है वो लाइट भी होता है और पावर मतलब हार्ड भी होता है, तो इसलिए ये एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और भी कई सारे यूज हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है, जो एसिडिटी ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक। जो रेडियम है वो रेडियोथेरेपी में यूज होता है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में होती है, ओके। और भी कई सारे यूज हैं, एक बार इस पूरा पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ के देखना, आपको मतलब इजी या समझ लग जाएगा, ओके। चलो, उसके बाद आपके पास आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अब हम कुछ मेन कंपाउंड्स की डिस्कशन करेंगे अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की, ओके। द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड which are predominantly ionic, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट लेस आयनिक देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ऑब्वियस है, जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं लिथियम क्लोराइड का और बेरिलियम क्लोराइड का, तो ये आपका पीरियड नंबर 2 हो गया। पीरियड नंबर 2 का अल्कली है लिथियम और अल्कलाइन है बेरिलियम। तो लिथियम का जो क्लोराइड है ये आयनिक ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू बेरिलियम के क्लोराइड के। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में जो कटायन बना वो बेरिलियम प्लस 2 आयन बना, और इस पे एक तो चार्ज ज्यादा है, दूसरा इसका साइज छोटा है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फजान रूल लिथियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू बेरिलियम के क्लोराइड के। क्योंकि बेरिलियम का प्लस 2 वाला क्लोराइड जो है उसकी पोलराइजेशन पावर हाई होने की वजह से वो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा ले आएगा, ठीक है। हालांकि होते वो आयनिक ही हैं,
predominantly ionic but less ionic than the corresponding compounds of alkali metals. This is due to increased nuclear charge and small size. The oxide and the other compound of beryllium and magnesium are more covalent than those formed by the heavier and large sized members like कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. वो तो आपको पता ही है. जैसे जैसे अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, वो बनाएगा बेरिलियम प्लस 2 आयन, मैग्नीशियम बनाएगा Mg प्लस 2 आयन, कैल्शियम बनाएंगे कैल्शियम प्लस 2 आयन. तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इनका जो कैटायनिक साइज है वो बढ़ता जा रहा है साइज में. अगर कैटायन बड़ा साइज में होता जाएगा तो क्या होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती जाएगी. पोलराइजिंग पावर कम होने से क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा. ओके, चलो अब इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लेते हैं. The alkaline earth metal burn in oxygen to form monoxides. Okay, like this. Except for beryllium oxide have rock salt structure. ठीक है, जो आपके पास मोनोऑक्साइड बनते हैं ये मोनोऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो डिस्क्रीट फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, NaCl का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वैसा ही बेरिलियम ऑक्साइड का होता है. ओके, द बेरिलियम ऑक्साइड इज एसेंशियली कोवलेंट इन नेचर, बट ये होता कोवलेंट नेचर के, ये बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द बेरिलियम प्लस 2 आयन. The enthalpies of formation of their oxides are quite high and consequently they are very stable to heat. ठीक, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है. क्यों? क्योंकि जब ये इनके आयंस कंबाइन होके ये बनाते हैं तो उस दौरान बड़ी हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलती है, जिसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. तो जब ये हाई हो, इट मींस इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो ऑब्वियस है ये हाईली स्टेबल है. The enthalpies of formation of their oxides are quite high and consequently they are very stable to heat. Beryllium oxide is amphoteric oxide. Beryllium का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है. बाकी जो एलिमेंट्स हैं, the oxides of other elements are ionic in nature और basic in nature होते हैं. ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड तो आपका हो गया एम्फोटेरिक नेचर का. जितने बाकी ऑक्साइड बचे जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ठीक, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड है. जब इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स. बस जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का है. क्यों एम्फोटेरिक नेचर का है? जैसे मान लो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में तो बन ही जाएगा. ठीक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि बेरिलियम ऑक्साइड से ही बनता है, जब आप बेस से रिएक्ट करवाते हो तो वो रिएक्ट हो जाता है. अगर आप उसको एसिड से रिएक्ट करवाते तो एसिड के साथ भी रिएक्ट हो जाता है. ठीक, मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट होकर भी सॉल्ट बना रहा है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर भी सॉल्ट बना रहा है. तो इट मींस अल्टीमेटली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, बेस के लिए एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस रिएक्शन में एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, इस रिएक्शन में एज अ बेस एक्ट कर रहा है. तो इसका अपना नेचर क्या हुआ, इसका अपना नेचर हुआ एम्फोटेरिक नेचर. ओके, तो इसलिए बेरिलियम, ये वाला पॉइंट हाईलाइट करने वाला है, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक व्हाइल एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. बाकी जितने भी हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं. ओके, the solubility, thermal stability and the basic character of these hydroxide increases with increasing atomic number from magnesium to barium. मतलब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो होगा क्या, जैसे मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना, क्लियर. तो अगर मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये थोड़ा लेस बेसिक होगा. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे, जो इनके हाइड्रोक्साइड है इनकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. ओके, बिकॉज इनके केस में ये जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर देते हैं, इनका ये बॉन्ड वीक होता है. The alkaline earth metal hydroxides are however less basic and less stable than the alkali metal hydroxides. अगर इनका कंपैरिजन करें alkali metal के हाइड्रोक्साइड्स के साथ तो उनसे लेस बेसिक होते हैं. आगे ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, वो समझाया हुआ है ये वाला. उसके बाद करते हैं बात हैलाइड्स की. Except for beryllium halide,
All the other halides of alkaline earth metal are ionic in nature. Beryllium halide are essentially covalent. Beryllium के halides जो हैं वो covalent होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर ग्रुप का पहला मेंबर थोड़ा सा डिफरेंट ही बिहेव करता है. जैसे एल्कली में लिथियम और अल्कालाइन में बेरिलियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं. ओके, तो जैसे बेरिलियम जो है ये अपने हैलाइड कोवलेंट वाले बनाता है. बाकी जितने भी हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे अपने हैलाइड कौन से बनाते हैं? आयनिक. बेरिलियम हैलाइड्स आर कोवलेंट ड्यू टू दिस दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वही सब्सटेंस घुलते हैं जो कोवलेंट नेचर के हों. बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट एज शोन बिलो. सॉलिड स्टेट में इवन ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म है. अगर बेरिलियम क्लोराइड को इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना होता तो वो BeCl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बट इसमें जो बेरिलियम है अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है. क्योंकि देखो अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होने में इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसके लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसके अराउंड. तो इसकी वजह से कितने सारे BeCl2 मॉलिक्यूल मिलके पॉलीमराइज हो जाते हैं लाइक दिस, जिससे क्या होता है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ओके, इसलिए सॉलिड फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है. ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं इन द वेपर फेज. अगर वेपर फेज में हो बेरिलियम क्लोराइड टेंड्स टू फॉर्म है क्लोरो ब्रिज्ड डायमर. तब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. डायमर का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 BeCl2 यूनिट आपस में जुड़े होंगे. बस कई सारे नहीं. जब कई सारे जुड़े हैं उसको पॉलीमर बोलते हैं. पॉली का मतलब होता है कई सारे. ओके, तो डायमर बनाते हैं. डायमर कैसे बनता है? फिर वो ये बनता है. ये एक BeCl2 है. अगर यहाँ पे हाईलाइट करूं तो ये एक BeCl2 है, ये दूसरे वाला BeCl2. ये दोनों आपस में डायमराइज हो रखे हैं. ओके, which dissociate into the linear monomer at high temperature of the order 1200 Kelvin. अगर आपने इसको और हीट कर दिया 1200 केल्विन तक, तब ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसे BeCl2. और जब ये BeCl2 बनेगा तो आपने इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे लाइक दिस. ओके, the tendency to form halide hydrate gradually decreases. देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, जैसे हमें पता है बेरिलियम +2 आयन है, ये बहुत अच्छा हाइड्रेट होता है क्योंकि इसका स्मॉल चार्ज और हाई स्मॉल साइज और हाई चार्ज, इसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ता है. तो मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना. बट हमें ये भी पड़ा हुआ है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीजेस. उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपका जो कटायन है उसकी हाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है. इसलिए आप देखोगे जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है, मैग्नीशियम छोटा है साइज में, तो मैग्नीशियम का जो सॉल्ट है उसमें 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. कैल्शियम के सॉल्ट में 6, स्ट्रोंशियम के डाइक्लोराइड में भी 6, बेरियम के डाइक्लोराइड में 2. मतलब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हो तो हाइड्रेट बनाने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जा रही है. ओके, बिकॉज ऑफ, क्यों डिक्रीज होती जा रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग साइज विच लीड्स टू लोअर हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी लो हो रही है. हाइड्रेशन एनर्जी. ओके, the dehydration of hydrated chloride, bromide and iodides of calcium, strontium and barium can be achieved. उसके बाद आपके पास क्या है? the dehydration of hydrated chlorides, bromides and iodides of calcium, strontium, barium can be achieved on heating. मतलब ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉल्ट बने, आपने पढ़ा ही हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O,
जब इस सॉल्ट को हम हीट करते थे तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है ना, तो मतलब इनके अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को अगर आप हीट करोगे तो इनकी भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ओके, क्लियर। बट किस किस की? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के। अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं इनके, ये जो ये वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्टा हाइड्रेटेड, अगर इसको आप हीट करते हो तो ये अपना सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं निकालता, ये हाइड्रोलिसिस शो करवा देता है। मतलब इसकी रिएक्शन हो जाती है उसी वाटर के साथ जो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में पड़ा होता है। The chlorides are relatively less soluble than chlorides owing to their high lattice energy। ठीक है, अब इसके इसमें ये लास्ट लाइन में क्या बात कर गए हैं, ये हर लाइन में एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या बनता है इसमें, क्या बात करी इन्होंने? जैसे अगर मैं बात करूं बेरिलियम फ्लोराइड की और मैं दूसरी तरफ बात करूं बेरिलियम क्लोराइड की, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है? बेरिलियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैल्शियम फ्लोराइड की और बात करूं कैल्शियम क्लोराइड की, तो ज्यादा सॉल्युबल कौन है? कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड है, इसमें ये जो बॉन्ड बनेगा इनका आयनिक बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो लैटिस एंथैल्पी हाई होगी। अगर लैटिस एंथैल्पी हाई होगी मतलब इनको तोड़ना मुश्किल है। जितना तोड़ना मुश्किल है उनकी उतनी ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। जितने भी आपके पास ये हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं, जैसे कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। ठीक है, कार्बोनेट और सल्फेट ऑक्सो एसिड कैसे हैं, ये बात मैंने अल्कली मेटल्स में भी समझाई थी आपको जब उनके डिस्कस किए थे। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे आपको पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू दी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स। जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड में अगर आप अमोनियम कार्बोनेट डाल दो तो उससे आप बड़े आराम से कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हो। ओके, और ये प्रेसिपिटेट आउट भी अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं। The solubility of carbonates in water decreases as the atomic number of the metal ion increases। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, उसके बाद स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, तो डाउन द ग्रुप आने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे मान लो ये तो कम लेस सॉल्युबल है, बट ये स्ट्रोंशियम कार्बोनेट उससे भी लेस सॉल्युबल है। डाउन द ग्रुप आने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? वाई? डाउन द ग्रुप आने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि देखो डाउन द ग्रुप आने पे जो इन सभी में जो एनायन है वो तो कार्बोनेट ही है ना, चाहे वो कैल्शियम का कार्बोनेट है, चाहे सॉरी मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, चाहे वो कैल्शियम का कार्बोनेट है, चाहे वो स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट है। इन सभी में जो कैटायन है वो कार्बोनेट ही है, और कार्बोनेट एक छोटा आयन नहीं है, ये बड़ा आयन है। ओके, बड़े साइज का होता है क्योंकि देखो चार तो इसमें एटम ही है और ऊपर से नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो इसमें लैटिस एंथैल्पी का कोई मेन रोल नहीं है। लैटिस एंथैल्पी सभी में बराबर सी है, कोई थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक, और जब भी सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती है तब हमने क्या देखना होता है? तब हमने देखनी होती है दो टर्म्स, या एक तो लैटिस एंथैल्पी, वो ऑलमोस्ट सभी में सेम ही है जब ये अभी हमने बात करी। दूसरी टर्म देखनी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब इसके आयन बनेंगे, जैसे ये रहा आपका MCO3, जब इसके आयन बनेंगे डिसोसिएशन के बाद, तो अगर ये वाटर के साथ जो भी इसका जिसमें इसको डिसॉल्व कर रहे हो, है ना, जब उसके साथ इंटरेक्ट करेगा इसके आयंस, तब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? अगर ये एनर्जी रिलीज हाई हुई, ठीक है, तो वही होता है ना हाइड्रेशन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा हाई होगी लैटिस एंथैल्पी से उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे आपका जो मेटल आयन है +2 वाला, उसका साइज बढ़ रहा है। जैसे अगर आप मैग्नीशियम से कैल्शियम की तरफ बढ़े तो उससे क्या हुआ? उससे कैटायन का साइज इंक्रीज हुआ। कैटायन का साइज इंक्रीज होने पे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। ठीक, तो इसीलिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी।
इसलिए इन्होंने बोला दी सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस। चाहे इस बात को अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ये वाला। ओके, इसका आगे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बना हुआ है। कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी ऑक्साइड। इनके मेटल के जो कार्बोनेट है, जब इनको हीट किया जाता है, जैसे ये वाला एग्जांपल तो आपने बड़ी बार पढ़ा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइन बोलते हैं। तो इनके जो कार्बोनेट्स हैं हीटिंग करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, बेरिलियम का कार्बोनेट तो इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि ये क्या करता है, ये इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रखोगे तो ही बेरिलियम कार्बोनेट एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या था, एल्कली मेटल्स में भी हमने पढ़ा था कि लिथियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, लिथियम का जो कटायन है वो इतना ज्यादा हाईली पोलराइज कर देता है कार्बोनेट आयन को कि इसको टूटना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है साइज में। सिमिलरली बेरिलियम का जो कटायन है वो कार्बोनेट को इतना ज्यादा पोलराइज कर लेगा कि इसमें से ऑक्सीजन निकाल के बेरिलियम ऑक्साइड बनने की कोशिश करेगा। ओके, तो इसलिए अगर आपने इसको रखना है, स्टोर करना है, तो यू हैव टू स्टोर इट इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। ठीक है, अगर मैं पूछूं बेरिलियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वो कार्बोनेट को पोलराइज कम करेगा। अगर कार्बोनेट कम पोलराइज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अगर पोलराइज हो जाए तो उससे क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला था बेरिलियम कार्बोनेट पोलराइज करके उसको बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है खुद ही। ओके, इसका रीजन आप लिख सकते हो, ड्यू टू लेस पोलराइजिंग पावर ऑफ लार्ज कैटायन। ओके, उसके बाद सल्फेट्स के केस में भी सेम ही बात है, सल्फेट्स के केस में भी ऐसे ही होगा। सल्फेट्स की भी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रही होगी, थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, और इनकी सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पे कम हो रही होगी। ओके, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के टाइम में आपने हाइड्रेशन लैटिस एंथैल्पी तो ऑलमोस्ट सभी में सेम ही होगी, है ना, जैसे मैंने बात करी, आपने सिर्फ हाइड्रेशन एंथैल्पी देखनी है। और डाउन द ग्रुप जाने पे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। ऑल व्हाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट। बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, वही बात आ गई, डाउन द ग्रुप। The greater hydration enthalpy of beryllium plus 2 ion and magnesium plus 2 ion overcome the lattice enthalpy factor, therefore their sulfides are soluble in water. ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट सॉल्युबल वाटर में क्यों हुए, बिकॉज ऑफ देयर हाई लैटिस एंथैल्पी, सॉरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, which will overcome the lattice enthalpy। और रूल वही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, then the solubility will be there, otherwise not। ओके, उसके बाद आपके पास है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के केस में भी सेम ही ट्रेंड है, इसमें भी कुछ नहीं बदला, जो सल्फेट में होगा क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो इसको आपने खुद पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब जैसे मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना, क्वेश्चन आएंगे आगे, वही वाले क्वेश्चन एक बार दोबारा कर लेते हैं। व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है अभी, हाइड्रोक्साइड्स के केस में आयनिक करेक्टर भी देखना है। ओके, क्योंकि इसके केस में अगर आपका कटायन जो है, सॉरी वेट, why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide is in water increases down the group। मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, ये बोल रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने पे मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे हमने बात करी सल्फेट की, नाइट्रेट की, कार्बोनेट की, वो तो कम होती है ना डाउन द ग्रुप, बट अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो डाउन द ग्रुप जाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि मेटल और हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड है ये वीक होना शुरू हो जाता है, और जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब लैटिस एंथैल्पी कम होनी शुरू हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पे, और लैटिस एंथैल्पी जितनी कम हो उतनी ही हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लैटिस एंथैल्पी हाई लीड्स टू लेस सॉल्युबिलिटी, लो लीड्स टू
मोर सॉल्युबिलिटी। ओके, और अगर हाइड्रेशन थेरेपी की बात करें, हाई लीड्स टू, ओ सॉरी लेस नहीं, मोर, टू मोर सॉल्युबिलिटी एंड लो लीड्स टू लेस सॉल्युबिलिटी। ओके, among the alkaline earth metal hydroxide, the anion being common and the cationic radius will influence the lattice enthalpy। जो cationic radius है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लैटिस एंथैल्पी को। Since lattice enthalpy decreases much more than the hydration enthalpy with increasing ionic size, the solubility increases as we go down the group। Okay, whereas in case of carbonates and sulfates, solubility decreases down the group। अब ये क्वेश्चन अगले उन्होंने बना दिया। The size of an ion being much larger compared to the cations, the lattice enthalpy will remain almost constant within a particular group in case of carbonates and sulfates। क्योंकि कटायन बहुत ज्यादा बड़ा, अनायन बहुत ज्यादा बड़ा है साइज में। ठीक है, जैसे अगर अनायन इतना बड़ा हो जाए, ये अनायन है नेगेटिव वाला, कटायन छोटा इतना है या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत ही पोलराइजेशन में फर्क पड़ेगा। ओके, तो इस टाइम आपने क्या देखना है? इस टाइम आपने लैटिस एंथैल्पी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देखना, लैटिस एंथैल्पी सभी में सेम है। ओके, इस टाइम आंसर किसके अकॉर्डिंग दिखेगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। और हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी? कैटायन के साइज के ऊपर, क्योंकि एनायन तो सभी में सेम है, कार्बोनेट। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़े ही थॉरोली दिमाग में डीप जाके समझने वाले हैं, तो इन दोनों को अगर समझ आए हैं तो बोलो, नहीं आए तो भी बोलो। उसके बाद है एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एनामलस बिहेवियर क्यों है वैसे बता देता हूँ। जो लिथियम के लिए पॉइंट्स आए थे वही इसमें आएंगे। इसका स्मॉल साइज, ठीक, इसमें डी ऑर्बिटल का एब्सेंट होना, इसमें डी ऑर्बिटल बिल्कुल ही नहीं होता, एम्प्टी भी नहीं होता, खाली डी ऑर्बिटल भी नहीं होता इसमें। ओके, क्लियर। इसी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद द एल्यूमिनियम। तो ये सारे पॉइंट जो लिथियम के लिए थे वही इसमें आएंगे, सेम टू सेम पॉइंट्स हैं। तो ये आपका होमवर्क हुआ अब, ठीक है। सिमिलरली डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम कैसे होती है ये भी आप समझाओगे। ओके, ये भी आपका होमवर्क हो गया अब, ठीक। अब हम बढ़ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सीमेंट। ओके, क्लियर। अब सभी को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, आप जानते ही हो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसको बनाते कैसे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, बट ये इक्विलिब्रियम में आता है रिएक्शन। तो इसलिए जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसको रिमूव करना पड़ेगा सो दैट आपका इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाए, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा बनेगा। ठीक है, आप बेसिकली कह सकते हो लाइमस्टोन को हीट कर सकते, हीट करते हैं इंडस्ट्री में, रोटरी किलन में ऐसा होता है, रोटेशन हो सकती है और साथ में हीट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। The carbon dioxide is removed as soon as it is produced to enable the reaction to proceed to the completion. Shifting of equilibrium. Shifting of equilibrium. ओके, उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज डिस्कस किए गए हैं। ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दो तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, इसलिए इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ओके, बीइंग बेसिक ऑक्साइड इट कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ ये रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट हाई टेम्परेचर पे। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का, तो ये बेसिक नेचर शो कर रहा है जिसकी वजह से ये बना था। सिमिलरली फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, इन दोनों की रिएक्शन से ये बनते हैं सॉल्ट। ओके, बिकॉज ये बेसिक ऑक्साइड होता है। उसके बाद इसके यूज कहाँ कहाँ पे हैं इसके? सीमेंट की इंडस्ट्री में मेन यूज है इसका, और ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली है। अल्कली मतलब सॉल्युबल बेस, तो सॉल्युबल बेसिस में सबसे चीपेस्ट यही पड़ता है हमें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड, तो उससे सोडियम कार्बोनेट बनाने में ये यूज होता है। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ, उसमें यूज होता है।
उसके बाद बारी आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, विच इज कॉल्ड एज द स्लेक्ड लाइम। इसको बनाना तो सिंपल ही है, क्या करना है आपने, कैल्शियम ऑक्साइड लेके उसको वाटर में डिसॉल्व कर देना, यू विल गेट द स्लेक्ड लाइम। ओके, इट इज व्हाइट amorphous powder which is sparingly soluble in water. The aqua solution is known as the lime water। इसके aqua solution को lime water बोलते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ओके, और इसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। सस्पेंशन ऑफ slaked lime in water is known as the milk of lime। अगर आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन वाटर। यही वाला टेस्ट नहीं होता था, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, यही करते थे हम। लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ, इट विल टर्न मिल्की। क्यों मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, क्योंकि सॉल्युबल तो होता नहीं है, तो हमें मिल्क जैसा अपेयर होता है वो। बट कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में पास करनी है, ज्यादा अमाउंट में पास करोगे तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो फर्दर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होता है, जिससे आपकी जो मिल्कीनेस आई थी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो दोबारा से वैनिश हो जाएगी। क्यों वैनिश हो जाएगी, क्योंकि आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन चुका है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मेन यूज यहाँ भी था, याद करो 10th। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से क्लोरीन गैस जब पास करवाते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस पे। इट इज प्रेपरेशन यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मोटार, अ बिल्डिंग मटेरियल। मोटार मतलब सीमेंट जैसा ही होता है वो। ओके, सीमेंट ही लगा लो। ओके, विच इज अ बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद व्हाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। पहले लोग करवाते थे ना घरों में कलियां, अब तो चलो पेंट वगैरह आगे बढ़िया बढ़िया। पहले व्हाइट वॉश होती थी, उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार पे लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन के दीवार पे चिपक जाता था, जिससे वो व्हाइट वॉश हो जाती है दीवार पे। ओके, ये ग्लास मेकिंग में काम में आता है, प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में काम में आता है, जो कि मेन इसका पर्पज है, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में काम आता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड है कैल्शियम का, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे तो हमें नेचर में भर भर के मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। ठीक है, बट फिर भी मान लो अगर आपने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करवाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। या कैल्शियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओ तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ओके, क्लियर। बट वही बात बोली इन्होंने कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हो आप इस मेथड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड रखनी है, ज्यादा करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, उसके बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और जब इसको हीट करते हो 1200 केल्विन पे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो सभी कार्बोनेट्स करते हैं, सभी कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके यूजेस, इसका भी मेन यूज सीमेंट में ही है, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट से अभी हमने पीछे देखा क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके ही तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, क्विकलाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये किससे बनता है, जिप्सम से। जिप्सम से बनता है ना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, 10th वाला ये सारा। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइसल्फेटेड, जब आप उसको हीट करते हो 373 से 393 केल्विन तक, तो वो क्या बनता है, वो हेमीहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। और हेमीहाइड्रेटेड फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, बट अगर आपने ज्यादा हीट कर दिया, 393 केल्विन से अबव हीट कर दिया, तो हो सकता है वो जब जो अपना हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचा उसको भी छोड़ दे। जिप्सम को अगर आपने ज्यादा हीट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, डेड बॉन्ड प्लास्टर। इसकी प्रॉपर्टीज प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी नहीं होती, पीओपी जैसी नहीं होती। ठीक है, और पीओपी का यूज क्या है वो तो आप जानते ही हो, पीओपी को वाटर के साथ मिक्स करो, कोई भी मोल्ड बना लो उसका, उसको 5-10 मिनट सेट होने दो, वो हार्ड हो जाएगी फिर। ओके, इसका यूज कहाँ पे होता है, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और प्लास्टर बनाने में, जैसे हड्डी वड्डी टूट जाए तो उसमें प्लास्टर ही करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है आपके पास सीमेंट। सीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज है, या कैल्शियम के कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज। ओके, सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी बोला जाता है बिकॉज इट रिजेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन क्वेरिड इन द आइल ऑफ पोर्टलैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो आपके पास लाइमस्टोन, नेचुरल लाइमस्टोन बना था, ये बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही होता है जब इसको हार्ड कर देते हैं। ओके, इसलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको कोई वर्ड बोले ना पोर्टलैंड सीमेंट, इसका मतलब सीमेंट ही है। ओके, वो वैसा लगता है इंग्लैंड के पोर्टलैंड के लाइमस्टोन जैसा, इसलिए उसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। ओके, जस्ट 2-3 मिनट्स मोर, उसके बाद ओवर है आपका ये वाला चैप्टर। उसके बाद सीमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग अ मटेरियल रिच इन लाइम। सीमेंट बनता कैसे है? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का मिक्सचर होता है सीमेंट। ये कंपोजिशन होती है सीमेंट की। मेनली कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 to 25%, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड 5 to 10%, मैग्नीशियम का ऑक्साइड 2-3%, आयरन का ऑक्साइड 1-2%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1-2% ओके, ये कंपोजिशन होती है पोर्टलैंड सीमेंट की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नीचे कर देते हैं ब्रांड अपने अपने हिसाब से, जो भी आपको चाहिए जैसा सीमेंट उस हिसाब से। The raw materials for the manufacturing of cement are limestone and clay. रॉ मटेरियल कैसे हैं, कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करेंगे, वहां से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, एंड क्ले, क्ले मिट्टी। ओके, क्योंकि क्ले में आपको ये जो सिलिका के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड वो मिल जाते हैं। ओके, when clay and lime are strongly heated together they fuse and react with cement clinker, sorry, they refuse to form steam cement clinker, मतलब सीमेंट ही बन जाता है वो। ओके, दिस क्लिंकर, ये जो क्लिंकर है, अब इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड होना होता है, वो क्या ऐड होता है? जिप्सम। दिस क्लिंकर इज मिक्स्ड विद 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम टू फॉर्म सीमेंट। मतलब अभी उसमें जिप्सम डलता है, उसके बाद उसका काम पूरा होता है। हालांकि अगर जिप्सम ना भी डालते तो भी चलता। ओके, बट जिप्सम डालने की जरूरत क्या पड़ी है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, when mixed with water the setting of cement take place to give hard mass. This is due to the hydration of the molecule of the constituent and their rearrangement. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन के जो ऑक्साइड हैं, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रेट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? और हाइड्रेट होके बनाते क्या है? हाइड्रेट होके अपने हाइड्रेट्स बना लेते हैं। अभी सिंपल रखते हैं इसको। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन, this is due to the hydration of the molecules of the constituents and their rearrangement. The purpose of adding gypsum, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, why gypsum is added to the cement, is only to slow down the process of setting of the cement. ये क्या करता है? सीमेंट की सेटिंग को, सेटिंग होने से थोड़ा सा डिले कर देता है, जल्दी आपका सीमेंट सेट नहीं होता। क्यों? उसको डिले करने का क्या एडवांटेज हुआ? आपको प्रॉपर टाइम भी तो चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि आप चाहते हो कि अभी इधर जैसे आपने देखा ही होगा, मिस्त्री मुस्त्री लगे कभी देखे ही होंगे। ठीक, तो अगर मान लो वो लगे हुए हैं, उन्होंने सीमेंट का वो बनाया पानी डाल के, और वैसे ही वो मिक्स हार्ड हो जाए उसी पे लगाने से पहले, तो क्या यूज का सीमेंट हो गया आपका? है किसी यूज का? नहीं। तो उसकी जो हार्डनिंग है उसको थोड़ा डिले करने के लिए जिप्सम ऐड किया जाता है। ओके, जिप्सम का ये पर्पज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई जिप्सम इज एडेड। और सीमेंट के यूज बताने की जरूरत तो आपको है नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या रोल है? एन अडल्ट बॉडी कंटेन 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंपेयर्ड विद ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हमारा जितना भी ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं वो एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जब एटीपी के मॉलिक्यूल टूटते हैं तब एनर्जी बनती है। फिर ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। फॉस्फेट ट्रांसफर के लिए जो एटीपी को यूटिलाइज करनी होती
एटीपी को जो यूटिलाइज करना होता है, उसमें मैग्नीशियम एक हेल्पर का रोल प्ले करता है। कोफैक्टर का मतलब हेल्पर लगाओ, ओके। और जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर मैग्नीशियम ना होता तो क्लोरोफिल ना होता, क्लोरोफिल ना होता तो प्लांट्स होते पता नहीं होते, बट हाँ, ये कभी भी फूड प्रोड्यूसिंग ना होते। तो अगर फूड प्रोड्यूसिंग ना होते तो हमें इनका कोई बेनिफिट भी नहीं था, ना फूड प्रोड्यूस करते ना ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद ये तो होगी बात कैल्शियम की, अब मैग्नीशियम की, और ये तो बात होगी मैग्नीशियम की, अब कैल्शियम की बात कर लें। यहाँ से कैल्शियम की बात शुरू हो जाएगी। अबाउट 99% ऑफ अ बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन दी बोन्स एंड टीथ। हमारी बोन्स और टीथ कैल्शियम की बनी है। इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन मतलब जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, इंटरन्यूरल ट्रांसमिशंस, सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड ब्लड कोगुलेशन में कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनका हालांकि कॉम्प्लेक्स बड़ा मैकेनिज्म है, अगर डिटेल में डिस्कस करना है, बट आप बस इतना मोटा मोटी याद रखो कि इसमें क्या क्या यूज होता है। जो बायो वाले हैं उनके लिए तो जरूरी है, वो पढ़ो इसको थोड़ा और डिटेल में, वो बायो में पढ़ ही लोगे आप लोग, ओके। इट इज मेंटेन्ड बाय टू हार्मोन्स, कैल्सीटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। जो कैल्शियम की अमाउंट है हमारी बॉडी में, वो ना एक्सेस में होनी चाहिए। जैसे अगर एक्सेस में किसी बॉडी कोई बंदा कंज्यूम करता है कैल्शियम और उसकी बॉडी उसको रेगुलेट नहीं कर पाती, तो उसको स्टोन्स की प्रॉब्लम आती है। उसकी जो किडनीज में स्टोन्स हो जाते हैं, किडनीज में हो सकते हैं, लिवर में हो सकते हैं, कई जगह स्टोन्स हो सकते हैं, ओके। और जो कौन से हार्मोन्स हैं जो कैल्शियम की अमाउंट को हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं? दैट इज कैल्सीटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। और इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए हमारे ब्लड प्लाज्मा में? 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद बोन इज नॉट एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। हमें लगता है कि हमारी बोन्स एक बार बन गई तो बन गई जी, ओके, क्लियर। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब हम मान लो, हम कहते हैं ना कि 20-25 साल के बाद हाइट वगैरह जब बढ़ना बंद हो जाती है बॉडी में, नहीं चेंज होता। हमें लगता है कि बोन्स जो है वो स्टेबल है, मतलब बोन्स चेंज नहीं होती, बस एक बार बन गई है, खत्म बात। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होती। बोन इज नॉट इनर्ट एंड अनचेंजिंग, बट इट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग सॉल्युबलाइज्ड। आपकी बोन्स का जो कैल्शियम है वो सॉल्युबलाइज हो रहा है और रीडिपॉजिट हो रहा है बोन बनाने के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ 400 मिलीग्राम पर डे इन अ मैन, ओके। और जितना भी ये जो कैल्शियम सॉल्युबलाइज होता है, ओके, मान लो आपकी है जो हड्डी से कैल्शियम निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो ब्लड प्लाज्मा में आके बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ओके। और ब्लड प्लाज्मा से ही नया कैल्शियम री डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर? कैल्शियम बोन के ऊपर। मतलब बोन बनती रहती है, टूटती रहती है, ओके। तो ये आपका कैल्शियम का यूज हो गया। अब इसके जो, और एंड में मैंने ना ये अब इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है वो उनकी समराइज कर रखे हैं, ये आपको मैं पीडीएफ अभी भेज दूंगा, ओके। अब आपका होमवर्क क्या है? जितने भी ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, कितने क्वेश्चन है? 32 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के, ये आपने कल तक कर लेने अब, ओके, सो दैट मैं कल आपको पी ब्लॉक शुरू करवा सकूं या इसमें से जो डाउट्स हैं वो ले सकूं, ओके। जितने भी ये मैंने पॉइंट्स बीच में इंक्लूड किए हैं ना, बोले हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर आप जब इनको सॉल्व करोगे तब आपको लग जाएगा पता। अगर फिर भी डाउट हो देन यू विल आस्क टुमारो, बट कल तक ये कर लो 32 के 32 क्वेश्चन। अपनी रेफरेंस बुक उठाओ, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक। जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भूल जाती है उसको, उसके लिए वहां से उसको यूज कर लो। अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके। सो दैट्स इट विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स।